अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा आज का टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज व्हाट? ब्रीदिंग हम लोग कहते हैं आम जुबान में सांस लेने के अमल को। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नाक और अपने मुंह के जरिए सांस यानी कि हवा बाहर से अंदर लेकर जाता है या दूसरे ही स्टेप में अपनी बॉडी के अंदर से जो एयर होती है उसको बाहर रिमूव करता है। सो दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस जिसके अंदर इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। अगर हम इनहेलेशन को देखें, सो दिस इज द प्रोसेस, इनहेलेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, देयर इज द इनटेक ऑफ द एयर इनटू द बॉडी। इनटेक किस तरह से होता है? देयर आर द टू चैम्बर्स इन द माउथ कैविटी. In the face region, there is the nasal cavity and the oral cavity. The first one is the nasal cavity and the second one is the oral cavity. These two cavities are used in that purpose. मुंह के अंदर जो सांस होती है वो नेजल कैविटी के थ्रू भी अंदर जा रही है और माउथ कैविटी यानी कि ओरल कैविटी के थ्रू भी अंदर जा रही होती है। So these two cavities both are included in the inhalation and the exhalation. तो inhalation वो प्रोसेस है जिसमें सराउंडिंग से एयर बॉडी के अंदर जा रही है थ्रू द नेजल एंड द ओरल कैविटी, और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है, वो स्टेप है जिसके अंदर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जो एयर है वो रिमूव कर दी जाती है। इन दोनों प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व। अगर हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा जाए, सो दिस इज द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें नेजल कैविटी, ओरल कैविटी दैट इज द माउथ कैविटी, इसके अलावा ये फेरिंक्स वाला पार्ट, दिस इज द लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और उनके बाद यहाँ पर फर्दर ब्रांचेस बन जाती हैं जिनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के लास्ट पर क्या चीजें होती हैं? ब्रोंकियोल्स के लास्ट पर एयर सैक्स होते हैं, दैट आर द एल्वियोलाई। इस तरह से यहां पर लंग्स मौजूद होते हैं। सो दिस इज द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया और देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई इंक्लूडेड होते हैं। हमारा यहाँ पर जो मेन कंसर्न है दैट इज विद द ब्रीदिंग, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो एयर है दैट कम्स इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। हमारा मेन पर्पस टुडे लेक्चर के अंदर ये है। इस अमल में हम पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। होता क्या है कि इन द चेस्ट कैविटी, ये जो कि चेस्ट कैविटी का रीजन है, इसमें बाहर की तरफ ये रिब्स शो की गई हैं और उसके अंदर मौजूद होते हैं लंग्स दैट आर वेरी स्पॉन्जी इन नेचर। उसके नीचे फ्लोर जो है दैट इज ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि चेस्ट कैविटी की फ्लोर बना रहा है, यानी ये सबसे लास्ट पर मौजूद होता है एंड इट इज समवॉट डोम लाइक। ये अंदर से आगे की तरफ उभरा हुआ होता है ऊपर की जानिब और इस तरह से गुंबद नुमा मखरूती स्ट्रक्चर बना रहा होता है। यानी इस चेस्ट कैविटी में थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, द रिब्स, द डायाफ्राम एंड द लंग्स। इन ही की आपस की कोलैबोरेटेड मूवमेंट की वजह से एयर इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी मूव करती है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज द इनहेलेशन, कि जो एयर है वो इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर कैसे जा रही है। उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल साइड व्यू शो किया हुआ है जिसमें हम ये फर्दर रिब्स की मूवमेंट को देखेंगे, और यहाँ पर मैंने फ्रंट व्यू भी शो किया है जिसमें हम लंग्स के मुतालिक भी देख सकेंगे। सो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर स्टेप्स कौन से होने वाले हैं। इनहेलेशन में सबसे पहले तो इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि वो मसल्स दैट आर अटैच्ड विद द रिब्स। रिब्स आर द बोन्स, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। इनके साथ अटैच होते हैं मसल्स जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जिसकी वजह से रिब्स विल मूव।
यानी इन इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसके ऊपर जो रिब्स मौजूद हैं वो आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगी। दूसरी जानिब है डायाफ्राम, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नॉर्मली तो ये इस पोजीशन पर होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेस डॉम लाइक हो जाएगा। इसे हम साइड व्यू में और फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह से हमें ये नजर आएगा। अगर हम साइड व्यू देखें, दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ये उसकी बैक साइड है और ये उसकी फ्रंट साइड है। तो नॉर्मली ये उसके रिब्स मौजूद हैं जिसके अंदर यहां पर दीज आर द लंग्स, नीचे क्या है रेड इन कलर, ये डायफ्राम शो किया गया है। रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं दैट आर द इंटरकोस्टल मसल्स। यहां पर जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे जो ये रिब्स का पूरा केज बना हुआ है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। लाइक अगर ये एक नॉर्मल पोजीशन पर है तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम इसे नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो हमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है। वैसे भी हम इसे एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर हम सांस खींचकर अंदर लेकर जा रहे हैं तो उस टाइम पर हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाती है। इस तरह बॉडी के अंदर एज यू कैन सी नाउ कि पहले बॉडी में जो स्पेस थी, जो चेस्ट कैविटी में स्पेस थी, दैट वाज नॉट एज मच ब्रॉडर, जबकि अब जो है वो स्पेस बढ़ गई है। जब ये स्पेस बढ़ जाती है, इसी तरह नीचे ये जो डायफ्राम है दैट वाज डोम लाइक इन दैट फॉर्म, ये डोम लाइक था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके लेस डोम लाइक हो जाएगा तो नीचे भी गैप बन जाएगा। इस तरह चेस्ट कैविटी के अंदर जब स्पेस बढ़ जाती है तो ये लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, ये फूल जाते हैं। ये फूलेंगे कैसे? जब ये फूलेंगे तो इनके अंदर स्पेस बनेगी और उस स्पेस की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होगा और बाहर से एयर थ्रू द नेजल एंड माउथ कैविटी फेरेंक्स से होती हुई लैरेंक्स में, ट्रैकिया में और देन लंग्स में मूव कर जाती है। ये तो था साइड व्यू जिसमें हमने रिब्स की मूवमेंट को देखा और देखा कि कैसे चेस्ट कैविटी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर जाती है एंड देन स्पेस बनाती है लंग्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रंट व्यू। जब हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो ये एक नॉर्मल हमारे पास पोर्शन है जिसके अंदर नॉर्मली जो हमारी चेस्ट कैविटी का रीजन होता है। जब सांस अंदर की तरफ आना होता है उस टाइम पर क्या होता है कि जो रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन ये अगर इतना पोर्शन था तो ये एक्सपैंड कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। आफ्टर इनहेलेशन, जब इनहेलेशन का टाइम होना है उस टाइम पर क्या होगा कि ये रिब्स जो हैं वो फैल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल आएंगे और बीच में ये जो गैप है दैट विल एक्सपैंड। जब ये गैप बढ़ जाता है, दूसरी जानिब ये जो डायफ्राम था जो कि नीचे से ज्यादा एरिया कवर कर रहा था जब ये डोम लाइक था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर जब ये लेस डोम लाइक हो जाएगा तो इसका रीजन भी जो है वो भी क्या देगा, स्पेस देगा फॉर द लंग्स। पहले ये मोर डोम लाइक था, अब कॉन्ट्रैक्ट होकर ये लेस डोम लाइक हो रहा है। मोर डोम लाइक था, अब ये लेस डोम लाइक हो रहा है, जिसकी वजह से लेंथ वाइज भी लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल रही है। जैसे ही लंग्स को स्पेस ज्यादा मिलेगी दे विल एक्सपैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पहले यहां पर एक नॉर्मल सिचुएशन में वो इतने साइज में थे, उनको इतनी स्पेस रिक्वायर्ड थी, अब उनको जब स्पेस ज्यादा मिलेगी तो वो लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर जाएंगे। जब वो लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी वजह से एयर खुद ब खुद बाहर से एंटर होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो ये है पैसिव इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर और इस तरह से एयर बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। सो दिस इज होल अबाउट द इनहेलेशन के किस तरह जो एयर है वो नेजल कैविटी से होती हुई लेरेंक्स और ट्रैकिया और देन लंग्स में मूव करती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि एक्सहेलेशन कैसे हो रही है, यानी जिसको हमने कहा था दिस इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। गर्ल्स होता क्या है कि बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई होते हैं दैट इज द एक्चुअली प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से चली जाती है एल्व्यूलाई यानी कि लंग्स में, और लंग्स में जो फ्रेश एयर गई थी उसमें से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी इनटू द ब्लड।
इस तरह जो एयर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अब ज्यादा है, इट शुड बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी। अब उसके लिए बॉडी क्या काम करती है? एक्सहेलेशन के लिए द फर्स्ट स्टेप विल बी द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स करेंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो इनके रिलैक्स होने की वजह से जो रिब्स हैं जो पहले बाहर की तरफ बढ़ी हुई थी, अब ये क्या करेंगी? इनका एरिया कम हो जाएगा और ये अंदर की तरफ वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। दूसरी जानिब जो डायफ्राम है, जब ये रिलैक्स करता है तो इसके रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा कि वो डायफ्राम जो पहले ज्यादा मोर डोम लाइक था, अब वो पहले मोर डोम लाइक था और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर लेस डोम लाइक हो गया था। अब वो दोबारा रिलैक्स होने की वजह से अगेन अपनी पहली वाली पोजीशन यानी मोर डोम लाइक की तरफ चला जाएगा, और दोबारा से वो चेस्ट कैविटी जो बहुत एक्सपैंड कर गई थी और लंग्स को उसने ज्यादा स्पेस दी थी, अब वो दोबारा अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगी और लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो पहले हम साइड व्यू को देखते हैं, जिसमें यहां पर जो फॉर्म दिखाई गई है ये वो एरिया है, ये वो स्टेप है जिसमें लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड किए हुए हैं, यानी सांस अंदर की तरफ खींचा गया है। जब ये लंग्स एक्सपैंड किए हुए हैं, अब दोबारा से जो रिब्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जब रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये रिब्स दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगी। लाइक अभी ये आउटवर्ड गई हुई हैं रिब्स जो हैं, और ये दोबारा अब क्या करेंगी? अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगी। जब ये नॉर्मल पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगी तो इनके अंदर मौजूद जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो लंग्स जो हैं वो भी अपनी नॉर्मल साइज में आने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ये जो डायफ्राम था जो कि लेस डोम लाइक हो चुका था, ये भी रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा और दोबारा ये क्या कर जाएगा? वापस मोर डोम लाइक सिचुएशन में चला जाएगा। जब ये लेस डोम लाइक था तो इसने ज्यादा स्पेस दी हुई थी, अब ये भी जब मोर डोम लाइक होगा तो लंग्स के ऊपर बाहर से भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, रिब्स भी वापस इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और जो डायफ्राम है ये भी जब मोर डोम लाइक हो जाएगा तो वो नीचे से भी इसको प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और लंग्स के अंदर जितनी भी गैसेस होंगी अगेन दे विल मूव आउट फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है? फ्रंट व्यू में भी ये जो आपको सिचुएशन दिखाई गई है, इसमें एक्सपैंडेड वर्जन दिखाया गया है कि किस तरह आपकी बॉडी की चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई है। इसके अंदर लंग्स जो हैं वो एक्सपैंडेड फॉर्म में मौजूद हैं। अब जैसे ही ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये जो रिब्स हैं ये वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगी। जब वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगी तो बाहर से क्या लगेगी? फोर्स एक्सर्ट होगी, ये लंग्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। सेम क्या होगा कि नीचे जो ये लेस डोम लाइक हमारे पास डायफ्राम मौजूद था जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब अगेन ये भी क्या करेगा? ये रिलैक्स होगा, और जब ये रिलैक्स होगा तो इट विल अगेन बिकम मोर डोम लाइक। पहले ये लेस डोम लाइक हुआ था, अब क्या हो जाएगा? मोर डोम लाइक। तो जैसे ही ये मोर डोम लाइक होगा तो इसमें से नीचे की तरफ से भी इसको प्रेशर एक्सर्ट होगा, और लंग्स के अंदर मौजूद जो एयर होगी दैट विल कम आउट, वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये एयर जो है अगेन लंग्स में से ट्रैकिया सेम पैसेज को फॉलो करते हुए लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर नेजल कैविटी के थ्रू या माउथ कैविटी के थ्रू बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अगर हम इसको जनरली डिस्क्राइब करें तो हमने क्या कहा? एक दफा क्या हो रहा है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका रीजन बढ़ रहा है, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो तब वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और वो प्रेशर की वजह से सारा का सारा जो गैसेस बॉडी के अंदर थी वो रिलीज आउट हो रही हैं। पहले इनहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब हम एक्सहेलेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे विल रिलैक्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। अगर डायफ्राम को देखें तो इनहेलेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लेस डोम लाइक हो जाएगा और इस तरह से ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक्सहेलेशन में डायाफ्राम रिलैक्स हो रहा है, दोबारा अपनी डोम लाइक पोजीशन में आ रहा है ताकि वो कम से कम रीजन प्रोवाइड करे, और लंग्स के अंदर जो गैसेस आई हुई हैं और वो एक्सपैंड हुआ है वो लंग्स दोबारा से अपने अंदर से वो गैसेस को रिमूव कर दें और वो एयर जो है वो रिलीज हो जाए इनटू द एनवायरनमेंट। थैंक यू।